चलिए आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडल ऑफ एटम और एटॉमिक मॉडल। आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो गए हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इनकी डिस्कवरी के बाद अब ये हुआ कि आखिर एटम में ये अरेंज कैसे हैं। व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल इन द atom. So for this various atomic model are given by various scientists. So we will study one by one. हम लोग एक एक करके इन एटॉमिक मॉडल या मॉडल ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे वो क्या है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो जे थॉमसन ने इसको दिया था और इन्होंने क्या बताया कि एटम जो होता है, एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह से धसे होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड धसे होते हैं और इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तो क्या हमने बताया, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम इज द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। यहाँ पर एक फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं। वाटरमेलन का हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। ये जो स्फीयर है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। और ये जो आपको सीड की तरह दिख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मॉडल, दिस मॉडल इज ऑल्सो known as वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल। बहुत ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना, नॉर्मल बस केवल थोड़ा सा ये दिमाग में रखना है कि व्हाट इज दिस मॉडल, ये मॉडल है क्या। आगे हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो कुछ कमियां रह गई थी इस मॉडल की, कुछ क्या काफ़ी कमियां थी इस मॉडल की, तो उसी को हटाने के लिए रदरफोर्ड्स ने एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन इनका मॉडल जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। और वो एक्सपेरिमेंट्स कौन सा है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ही इनके मॉडल को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या समझेंगे? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लोग क्या देखेंगे? दैट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर परफॉर्म किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक सर्कुलर स्क्रीन लिया था, सर्कुलर। और यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? एक बॉक्स लिया, इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया और इधर क्या है? एक स्लेट लगा दिया। और यहाँ पर इन्होंने पतली गोल्ड फॉयल लिया, मतलब पतली पन्नी लिया गोल्ड की। और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इससे कौन सी रेज निकलती है? अल्फा रेज निकलती है। और ये अल्फा रेज जब इससे टकराती हैं तो इसके अलग अलग रीजन पे जाके अलग अलग कलर प्रोड्यूस करती है। मतलब क्या करती हैं? एक ग्लो प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे कह सकते हैं, अलग अलग कलर तो नहीं कहेंगे हम,
लेकिन यहाँ पीछे जाके ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे जो होता है जिंक सल्फाइड का हम लोग कवरिंग कर देते हैं, लेप लगा देते हैं। और जिंक सल्फाइड है जो फ्लोरोसेंस की तरह काम करता है, मतलब उस पर जब इनविजिबल रेज आके अटैक करती हैं तो यहाँ चमक प्रोड्यूस होती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनको क्या क्या बातें दिखाई पड़ी, क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, इस बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अब यहाँ पर एक काम और करेंगे कि यही जो आप गोल्ड फॉयल देखते हैं इसको थोड़ा सा और इलार्ज करके हम देखते हैं। तो ये जो अल्फ़ा रेज जो है जब इससे गुजारते हैं तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज जो होती है वो सीधे निकल जाती है। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज जो होती है वो सीधे निकल जाती है। अब कुछ अल्फ़ा रेज जो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ अल्फ़ा रेज क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ से। लेकिन बहुत ही कम, लगभग 20,000 में से एक अपने पाथ पर रिटर्न हो जाती है, बैक हो जाती है। तो इस तरह से 3 ऑब्जर्वेशन हमको मिले। कौन कौन सा? मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज पासेस थ्रू द एटम। अधिकतर अल्फ़ा रेज क्या होती है वो पास होके चली जाती हैं। और दूसरा क्या है, बहुत कम जो होती हैं वो जो है अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और बहुत ही कम, बहुत कम मतलब 20,000 में से लगभग एक जो है वो अपने पाथ पर वापस चली जाती है। तो इससे क्या क्या हमको जो ऑब्जर्वेशन किया है इससे क्या कंक्लूजन निकला है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या देखेंगे? नंबर 1, मोस्ट ऑफ द, लगभग 99.9% अल्फा रेज passes without any deflection, बिना किसी डिफ्लेक्शन के ये पास हो गई। इसका मतलब इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इससे ये तो 99.9% अल्फा रेज पास हो जाती हैं बिना कोई डिफ्लेक्शन के, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकला इसके आगे देखिए, ये कंक्लूजन, इसका मतलब अधिकतर स्पेस खाली। दूसरा जो हम लोग देखेंगे सेकंड क्या है कि फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। अपने पाथ से कुछ अल्फा रेज जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं अब इसके बारे में बात करेंगे। जो अल्फा रेज होती हैं वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं। और ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है उसे ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम देयर पाथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा रेज जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं वही चार्ज उस एटम के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, मतलब वहाँ उसी तरह का चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर सेम चार्ज होता तो वो एब्जॉर्ब कर लेती, क्योंकि आपको पता है सेम तरह के चार्ज क्या होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्यू अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज प्रेजेंट इन द एटम। इसका मतलब इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट इन द एटम। एटम में क्या है? कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई। तीसरा पॉइंट जो अभी हमने कहा कि बहुत ही कम, लगभग वेरी वेरी लेस, 20,000 में से एक अपने पाथ पर वापस आ जाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अल्फा जो पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं, और जब एटम के अंदर गए और उन्होंने टक्कर मारा और फिर वापस चले आए, इसका मतलब हीलियम जो आपका अल्फा पार्टिकल है उससे भी हैवी कोई न कोई चीज़ अंदर रखी हुई है। और हैवी चीज़ जो अंदर रखी हुई है वो क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वेरी फ्यू
वेरी फ्यू मतलब 1 आउट ऑफ 20,000 बैक टू देयर पाथ, अपने पाथ पर क्या होती हैं, वापस आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एनी सॉलिड और हार्ड बॉडी इज प्लेस्ड इन वेरी स्मॉल रीजन, बहुत ही छोटे से भाग में कोई बहुत ही सॉलिड और हार्ड बॉडी रखी हुई है। तो ये ऑब्जर्वेशन दिए गए और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेस पे फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल क्या होता है इसको समझते हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को डिफाइन किया। पहली चीज़ क्या बताया, एटम जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, देयर आर 2 पार्ट इन द एटम। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एटम में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है और दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा क्या होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये यहाँ समझेंगे, ये न्यूक्लियस और ये क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई, क्या बताई, इसको हम लोग समझते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव किया करते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव किया करते हैं। तीसरी बात क्या बताई कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, नेगेटिव चार्ज। हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली क्या होता, न्यूट्रल होता। एक पॉइंट और हम देखेंगे इसके बारे में, क्या है कि ये जो आपका न्यूक्लियस और ये क्या है इलेक्ट्रॉन इसको चारों तरफ से मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, इस पर कैसा होता है, पॉजिटिव। और आपको पता अपोजिट चार्ज इनके बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनके बीच काम करता है वो यूज कहाँ पर होता है, वो यूज होता है इसको एज ए सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने में। अगर ये सर्कुलर पाथ पर ना मूव करे तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आपस में मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये कहे के बराबर होता है, ये होता है जो सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं तो ऐसी कंडीशन पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये हमने बात समझी। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे पूरा, क्या एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा। एटॉमिक मॉडल में क्या पढ़ा हमने, पहला थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, एटम इज द sphere of positive charge in which electrons are embedded just like the seed in the watermelon। और फिर इसके ऊपर रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स ने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया है वो काहे के बेस पे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर स्क्रीन लिया और अंदर क्या किया, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, मतलब कोटिंग करवा दिया, और अंदर क्या रखा, गोल्ड की
फॉयल रखी और फिर यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम का यूज किया और जब इससे अल्फा रेज जाती हैं और इस गोल्ड फॉयल पर हिट करती हैं तो इससे जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं उसको देखा गया। तो ये थोड़ा सा हमने एटम के रिस्पेक्ट में फिगर ड्रॉ किया। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा गया कि पहली कंडीशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, अधिकतर अल्फा रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जाते हैं। तो ये क्या बताता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है और कुछ अल्फा रेज जो होती हैं वो पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अल्फा रेज जो होती हैं जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती है अल्फा रेज। तो अंदर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसीलिए डिफ्लेक्शन हुआ और बहुत ही कम अपने पाथ से रिटर्न हो रही हैं। तो इसका मतलब अंदर जो है वो कोई बहुत हार्ड या हैवी बॉडी रखी हुई है जो बहुत ही स्मॉल रीजन में प्रेजेंट होती है और इसी को बाद में क्या कहा गया, न्यूक्लियस कहा गया। तो क्या बताया, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस कितना, लगभग 99.9% पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब अधिकतर जो है वो स्पेस एटम का खाली है। फ्यू अल्फा रेस डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पार्ट, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। फिर आगे क्या बताया, वेरी फ्यू अल्फा रेस बैक टू देयर पाथ। इसका मतलब एनी सॉलिड और हार्ड बॉडी इज प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल रीजन दैट इज न्यूक्लियस। फिर रदरफोर्ड ने इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे मॉडल दिया। क्या मॉडल है कि एटम जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पहला न्यूक्लियस, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस क्या होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस, यहाँ ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है, निगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है और अगर सर्कुलर पाथ नहीं मिलेगा तो ये आपस में मिल जाएंगे। और लेकिन होता है क्या है, रियल में सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके सर्कुलर पाथ के मूव कराने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। आगे हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के क्या ड्रॉबैक रह गए हैं। तो ये भी मॉडल के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, इनके दो ड्रॉबैक हैं, वो हमको ध्यान देना है। पहला ड्रॉबैक क्या है कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक साइंटिस्ट मैक्सवेल, इन्होंने क्या बताया कि जब कोई पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, जब कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है तो कॉन्टिन्यूसली क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी एक कंडीशन होगी क्या, कम होती जाएगी। जैसे आपको पता है कि ये क्या है, एज ए न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जब चार्ज्ड बॉडी मूव करेगी कॉन्टिन्यू तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, एक कंडीशन इसमें गिर जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई रदरफोर्ड बताइए क्या कारण है। तो रदरफोर्ड कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं जानकारी इसके बारे में। तो वहीं से क्या बताएंगे, रदरफोर्ड अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दूसरी बात है वो स्पेक्ट्रम के बारे में कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी नहीं दे पाए। और कैसे होता क्या है कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी कॉन्टिन्यू रेडिएशन इमिट करेगी तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन रियल में स्पेक्ट्रम जो मिला, जो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया गया वो कैसा था, डिसकॉन्टिन्यूअस था। तो ये दोनों ड्रॉबैक, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा एंड सेकेंड क्या है, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला ड्रॉबैक क्या है कि नंबर 1, अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा जो है, डू नॉट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन नहीं करता, क्या नहीं करता, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, या आप यहाँ कॉन्टिन्यूस ना टर्म यूज करके स्पेक्ट्रा भी बोलेंगे, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, लेकिन रियल में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं था, आप सीधे समझिए। तो ये बात जो है उनका एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आज हम लोग यहीं पर एंड करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आई होप यू प्रॉपरली अंडरस्टूड दिस।